गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संविधान की उद्देशिका है यानी जिसको हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं वो यह संविधान का उद्देशिका। तुम लोग एनसीईआरटी का प्रत्येक बुक में तुम लोग देखोगे भारत का संविधान, वहाँ पर प्रस्तावना लिखा हुआ रहता है। उसमें भारत का संविधान का कुछ बेसिक चीज़ें दिया हुआ रहता है जिसको हम लोग जितने भी स्कूल, बड़े बड़े स्कूलों में तथा गवर्नमेंट स्कूलों में आज भी इसको एक एक बार असेंबली में बोला जाता है। ठीक है, तो इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, जिसे संविधान की उद्देशिका कहते हैं, जिसे हम लोग संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। उसमें लिखा रहता है, तुम लोग यहाँ पर देखो अपना इमेज में हम लोगों का दिया हुआ है भारत का संविधान का जो शॉर्टकट है, इसे संविधान का, इसमें सारांश चीज तो दिया हुआ है। पूरा भारतीय संविधान का जो बेसिक सारांश है वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। उसमें लिखा रहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं। ये संविधान का जो हम लोगों का उद्देश्य क्या है इसमें लिखा हुआ रहता है। तो इसमें जो एक एक वर्ड दिया हुआ है, इस सभी एक एक वर्ड का कुछ बहुत बड़ा विस्तृत रूप से संविधान में लिखा हुआ है और ये सभी हमारे देश के हित के लिए हैं, हमारे समाज के हित के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए हैं। पंथ निरपेक्ष समाजवादी, एक एक वर्ड का बहुत विशेष विस्तृत रूप से वहाँ पर वर्णित है, तो इसको याद कर लेना है। 2 बार पढ़ लेना, बुक में दिया हुआ है, बढ़िया से देख लेना। ठीक है, संविधान की उद्देशिका। तो देखो, संविधान की प्रस्तावना को इसकी उद्देशिका भी कहा जाता है, इसे संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। इसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। भारतीय गणराज्य का मूलभूत आदर्शों का व्याख्या करता है। ये भारतीय संविधान का जो मूल आदर्श को इंडिकेट करता है, संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यानी जो एक एक वर्ड दिया है उसका विस्तृत संविधान में लिखित है। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण, अब देखो उसके कुछ कुछ लक्षण हैं। उसमें क्या क्या लक्षण है? उसको लंबे स्वेच्छाचारी ब्रिटिश शासन ने हमारे संविधान निर्माताओं को यह विश्वास दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतंत्र ही बनना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ है राजनीतिक एवं सामाजिक समानता। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख लक्षण हैं, ये लक्षण में है जो ब्रिटिश शासन में हमारा देश लगभग 200 ब्रिटिश शासक के द्वारा हमारे देश में लगभग शासन 200 वर्षों तक किया था। उसके बाद जब आज़ादी की बारी आई तो उसने कहा भारत को एक लोकतंत्र की ज़रूरत है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बोलने और सोचने की आज़ादी मिले। ठीक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का निर्णय लेने की अपनी क्षमता रखे, अनुमति मिले। लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ है, देखो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ है राजनीतिक और सामाजिक समानता, चाहे वो राजनीतिक समानता हो चाहे समाज की समानता हो। ठीक है, अब यहाँ भी देखो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए। ठीक है, क्या आप जानते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है, देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और देश की एकता और अखंडता जैसे शब्द 1976 संविधान के 42वें संशोधन 1976 में ये तीनों शब्द को भारतीय संविधान के में ये शामिल किया गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इससे पहले 1976 से पहले ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और देश की एकता और अखंडता जैसे 3 महत्वपूर्ण जो ये शब्द यहाँ पर शामिल किया गया है, उसको संविधान के 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, संविधान के किस संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में इसे
तीन शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता, तो संविधान के 42वें संशोधन कब? 1976 ईस्वी। कभी कभी ये भी पूछता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो या भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कब शामिल किया गया, तो संविधान के 42वें संशोधन 1976 में शामिल किया गया। तो ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है और इसको अलग अलग तरह से क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। अब देखो संविधान के कुछ प्रमुख लक्षणों का नीचे वर्णन दिया हुआ है, इसको हम लोग एक एक चीज को देखेंगे। अब देखो सबसे पहले संघवाद, सबसे पहला उद्देश्य यहाँ की संघवाद, यानी हमारे जो देश में राज्यों का संघ है, हमारा देश क्या है? राज्यों का संघ है। एक संघीय व्यवस्था में सामान्यतः सरकार दो प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश में एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, ठीक है। तो संघीय बाद में होता है, इसीलिए इसे राज्यों का संघ का, हमारा देश राज्यों से बना हुआ है हम लोगों का देश, ठीक है। एक संघीय व्यवस्था में सामान्यतः दो सरकार होते हैं, एक केंद्र सरकार, एक केंद्रीय सरकार जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम लोग राज्य सरकार कहते हैं, ठीक है। पहला देखो केंद्र स्तर पर जो संपूर्ण देश के लिए होता है, तथा दूसरा राज्य अथवा प्रांतीय स्तर पर, प्रांत भी राज्य को ही बोला जाता है, ठीक है। सरकार के इन दोनों स्तरों का पृथक पृथक अधिकार क्षेत्र होता है। राज्य केंद्र सरकार के केवल एजेंट ही नहीं होते, बल्कि उन्हें संविधान द्वारा प्राप्त अधिकार भी प्राप्त है, ठीक है। संविधान द्वारा अधिकार भी प्राप्त है। तो सेंट्रल कुछ ऐसे पोस्टेड होते हैं जो सेंट्रल लेवल में, यहाँ पर जैसे हमारे देश में जो भी खनिज संपदा से लेके कुछ विभाग होते हैं जो सेंट्रल के हाथों में होते हैं, कुछ होते हैं स्टेट के हाथों में। यहाँ दो तरह की सरकार चलती है, एक केंद्रीय सरकार, एक होता है राज्य सरकार, ठीक है। संघ एवं राज्य, ये संघ क्या है? राज्यों का संघ ही हम लोगों का देश है। तो वहाँ पर एक देश के लिए केंद्रीय सरकार है, दूसरा एक राज्य अपना सरकार चलाती है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया। तो राज्य का क्या क्या पावर है, सेंट्रल का क्या क्या पावर है, ये सब स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया। विषयों को तीन सूची में बांटा गया है, एक होता है संघ सूची, राज्य सूची और एक होता है समावर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची के अंतर्गत जिस सभी संघ यानी देश के हाथ में होता है, ठीक है। दूसरा राज्य सूची में राज्य सरकार के हाथ में। समावर्ती सूची में कुछ ऐसे भी चीज होते हैं, विभाग हैं जो दोनों से कंबाइन चलता है। संघ द्वारा निर्मित कानूनों और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून के बीच विवाद होने की स्थिति में संघ द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होंगे, ठीक है। यदि देश में वही कानून को बनाया गया और राज्यों में बनाया गया और उसमें यदि किसी भी प्रकार के विवाद आया, तो संघ यानी देश के द्वारा बनाया गया, यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा बनाया गया कानून को ही मान्यता मिलती है, ठीक है। दूसरा देखो संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली में हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में संसद दो प्रकार के हैं, मतलब दो भागों में बांटा गया है संसद को, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक है। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट आम जनता के द्वारा हम लोग अपना अधिकारी चुनते हैं, हम लोग अपना प्रत्याशी को चुनते हैं, ठीक है। और राज्यसभा को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली का मुख्य लक्षण यह है कि इसमें मंत्रिमंडल, जिसे मंत्रिपरिषद भी कहा जाता है, तो संसदीय प्रणाली का जो लक्षण है वो क्या है? इसमें मंत्रिमंडल, जिसे हम लोग मंत्रिपरिषद भी कहते हैं, ठीक है, अपने निर्णय, नीति और कृत कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति कानूनी रूप से उत्तरदायी होता है। भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। इस प्रणाली में राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। तो हाँ, यहाँ का जो हम लोगों का देश का शासन व्यवस्था है, राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च पोस्ट है, परंतु यहाँ का जो शासन व्यवस्था होता है, राष्ट्रपति को भी प्रधानमंत्री की सहायता से, यानी कोई भी चीज़ में सहायता लेनी पड़ती है, उसमें सहमति ये करनी पड़ती है, तभी जाके कोई भी चीज़ को पास करते हैं, ठीक है। तो देखो भारत में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण अपने कार्य के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, ये तो हम जानते हैं। इस प्रणाली में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह, तो राष्ट्रपति को भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना पड़ता है, जबकि राष्ट्रपति सर्वोच्च पोस्टेड है, वो अपने डिसीजन, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें वो स्वयं डिसीजन लेते हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे चीज़ होते हैं
जो राष्ट्रपति को लास्ट में फाइनल मंजूर करना पड़ता है, उसमें भी मंत्रिमंडल का सहमति जरूरी होना रहता है, तभी जाके कोई भी बिल पास होता है। ठीक है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राज्य वो सेंट्रल स्तर की बात है, राज्य स्तर में विधानसभा और जिस स्टेट में विधान परिषद होता है, जैसे हम लोग देखते हैं इंडिया में 6 स्टेट है जिसमें विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है, लेकिन बाकी सब में ओनली विधानसभा है। तो जिस राज्य में विधानसभा है उसमें विधानसभा के सदस्यों के द्वारा उसमें कोई भी चीज़ पारित होता है तो मुख्यमंत्री तक जाता है, उसके बाद सिग्नेचर होता है, फिर मुख्यमंत्री की साथ में बैठक होता है मंत्रिमंडल का, उसके बाद राज्यपाल तक जाता है, राज्यपाल भी स्वीकृति दे देते हैं। तो इस तरह से कोई भी राज्य स्तरीय कानून बनता है, फिर सेंट्रल में सेंट्रल स्तरीय कानून बनता है। ठीक है, लेकिन जो संघ स्तरीय कानून बनता है देश स्तरीय, वो सभी राज्यों में भी लागू होता है। जैसे अभी तुम लोग नई शिक्षा नीति का जो तुम लोग देख रहे हो वो पूरा भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया है। यह लगभग सभी राज्यों में 2022 से लागू करने के बारे में सोची जा रही है। ठीक है, अब तीसरा में देखो मौलिक अधिकार और कर्तव्य। हमारे देश में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उसमें उसका कुछ बेसिक कर्तव्य भी है, उसको देखते हैं। संविधान के तृतीय भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों जैसे कि समानता का अधिकार, ठीक है, हम जैसे कि पहले भी तुम लोगों को बता दिए हैं, समता का अधिकार जिसको हम लोग समानता का अधिकार कहते हैं, चाहे पुरुष हो स्त्री हो सबको समान अधिकार है, चाहे वो समान कार्य के लिए समान वेतन हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में समानता का अधिकार दिया गया है। चाहे ऊंच नीच शूद्र किसी भी प्रकार की जाति सबको समानता का अधिकार दिया गया है, और साथ ही साथ स्त्री एवं पुरुष का भी समानता का अधिकार दिया गया है। फिर देखो स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी प्रकार का स्वतंत्रता, ठीक है, किसी हमारे देश के अंदर कहीं भी आप स्वतंत्र पूर्वक भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, भारत के किसी भी जगह पर जाके अपने संपत्ति खरीद सकते हैं, ये सब की स्वतंत्रता है। परंतु इससे पहले जो धारा 370 से पहले कश्मीर जैसे क्षेत्र में आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अभी देखो धारा 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी जमीन खरीद सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता, ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता का मतलब है कि हम जाके कहीं भी दंगा फसदा कर दें, इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं। अपने काम के प्रति निष्ठा के प्रति आप स्वतंत्र रूप से जाके कहीं भी अपने कोई भी चीज़ का, जैसे आप स्पीच दे सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कहीं कुछ बोल सकते हैं, जाके रह सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, ये तरफ की स्वतंत्रता, आप बिजनेस कर सकते हैं, ये सब करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये अधिकार न्याय अर्थात यदि इनका हनन किया गया तो इनका न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। देखो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, और इस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जैसे कि भारत की एकता को बनाए रखना, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये तीनों शब्दों को जो जोड़ा गया है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना आदि का उल्लेख किया गया है। तो धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्म को बराबर दृष्टि से देखना, किसी भी धर्म के आधार पे किसी को भेदभाव नहीं करना, ठीक है, सभी धर्मों को बराबर नज़र से देखना, ये कहा गया है। समाजवादी, सामाजिक तौर पे जो भी हम लोगों को संविधान के थ्रू जो लिखित रूप से दिया गया है, आप किसी भी समाज को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, सब समाज आदमी है और आदमी को जीने का हक है, इस नज़र से देखें। सब समाज को अपना अपना हक के लिए थोड़ा बहुत जो आरक्षण दिया गया है नीचे कास्ट के सामाजिक लोगों को, ठीक है, जैसे निम्न कास्ट वाले को, तो उसके सामाजिक आधार पे, उसके आरक्षण के आधार पे उसे बेनिफिट मिलेगा, और साथ में एकता को और अखंडता को बनाए रखना, ठीक है, सभी को यूनिटी, ये सब जो संविधान के 42वें संशोधन 1976 में दिया गया है। चौथा में देखो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इन्हें संविधान में सम्मिलित करने के पीछे बहुत ही बड़ा उद्देश्य था। समाज के प्रत्येक समुदाय एवं वर्ग के प्रत्येक सदस्य को सामाजिक, विधिक और आर्थिक सुनिश्चित करना था। तो इसीलिए हमारे देश का जो नीति निर्देशक तत्व है उसको शामिल किया गया। इसका ये क्या है कि प्रत्येक सदस्य को सामाजिक, एक विधिक, एक सामाजिक तौर पे, एक विधिक कानूनी तौर पे, और एक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की यह शामिल किया गया। यह सिद्धांत
राज्य के उन सकारात्मक दायित्वों का उल्लेख कराता है, उनके द्वारा नागरिकों को वह सब कुछ उपलब्ध कराना होता है जिससे उससे आवश्यकता होती है, जैसे जीवन यापन के लिए रोजगार एवं वेतन, काज की मानवीय परिस्थितियाँ, बच्चों के लिए शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरण एवं न्याय। इतने सारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में प्रमुख रूप से जो हैं जिसके लिए वो राज्य सरकार को याद दिलाती रहती है, जैसे जीवन यापन के लिए रोजगार एवं वेतन, ठीक है, आदमी को जीने के लिए रोजगार देना, वेतन देना, काज की मानवीय परिस्थितियाँ, ठीक है, जो काज का एक मानवीय परिस्थिति होती है उसके आधार पे बच्चों के लिए शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरण और समान न्याय, चाहे ऊंच नीच, ऐसा नहीं कि उच्च जाति का है तो उससे उसके आधार पे कोई भी चीज़ किया जाए, नहीं, चाहे किसी भी जाति हो, चाहे निम्न जाति हो, चाहे घूमते फिरते जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, घुमंतु लोग जिसको बोलते हैं, उसको भी एक उतना ही अधिकार है जिसमें एक बड़ा आदमी का अधिकार है। निर्देशक तत्व सिद्धांत के रूप में यह जो है सरकार को बताते हैं कि उसे क्या करना है, न्यायालय को भी मार्गदर्शन करते हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ही उद्देश्य है कि जो संविधान में लिखित है उसको वो पूर्ण रूप से याद दिलाना उसका काम रहता है। अब देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब न्यायपालिका किस प्रकार स्वतंत्रता दिलाती है, उसके संघीय व्यवस्था में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका आवश्यक है। तो संघीय व्यवस्था यानी जो हमारे देश स्तर पे जो भी कोर्ट है उसको स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका आवश्यक है। संघीय प्रणाली में केंद्र एवं राज्य अथवा दोनों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो जैसे हम लोग देखते हैं सेंट्रल में हम लोग का सुप्रीम कोर्ट होता है, राज्य में प्रत्येक राज्य में अपना क्या है, हाई कोर्ट होता है। तो इसी के मुताबिक कभी कभी विवाद आ जाता है, चाहे वो केंद्र के और राज्यों के बीच अथवा दोनों के बीच के क्षेत्र में कभी कभी क्या आता है, किसी भी तरह का विवाद आता है तो उसको निपटारा के लिए राज्य में हाई कोर्ट रहता है, सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट है और जिला स्तर में सिविल कोर्ट होता है, ठीक है। इस प्रकार विवादों को सुचारू रूप से सुलझाने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होती है जिसको हम लोग कोर्ट बोलते हैं, न्यायालय, ठीक है। 3 प्रकार के कोर्ट को मुख्य रूप से बांटा गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है उसको हम लोग कोर्ट बोलते हैं, सिविल कोर्ट। फिर एक होता है जो हमारा स्टेट लेवल पे होता है जिसको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो देश का एक कोर्ट है, ठीक है। तो सबसे छोटा जो छोटा छोटा सुनवाई रहता है वो सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है, वो जब नहीं संभाल पाता है तो हाई कोर्ट को रेफर कर देता है, ठीक है। जो राज्य में सिर्फ एक रहता है, राज्य में सिर्फ एक ही होता है, ठीक है, हाई कोर्ट। और जब हाई कोर्ट में किसी भी चीज़ का निर्णय लेने में दिक्कत होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी मान्य होता है वही सर्वमान्य माना जाता है। तो वही है भारत का उच्चतम न्यायालय जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, संविधान के अभिरक्षक की भूमिका अदा करता है। न्यायपालिका की संस्था को सुनिश्चित करने के लिए संविधान बहुत प्रावधान है। अब देखो आ गया पंथ निरपेक्ष, नंबर 6 में आ गया पंथ निरपेक्ष, जिसको हम लोग धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं। एक धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य वह होता है जो सरकारी स्तर पर किसी धर्म का प्रचार नहीं करता है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ या पंथ निरपेक्ष का ही अर्थ होता है जो सरकारी स्तर पर किसी भी धर्म का वो प्रचार नहीं करता है और वह अपने सभी नागरिकों को उनकी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने और किसी भी पूजा स्थल को जाने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रदान करता है, ठीक है। तो कोई भी धर्म के व्यक्ति हो किसी भी पूजा स्थल में हो आ जा सकता है, ठीक है। 7वें नंबर पर सर्वाधिक विस्तृत संविधान। भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान है। ये चीज़ मैंने तुम लोगों को पहले भी बता दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग। अभी भाग भी बढ़ गया है, शायद 24 या 25 हुआ है, ठीक है। और ये अनुच्छेद भी लगभग 470 तक हो गया है और अनुसूचियाँ पहले 8 थी अभी 12 है। तो इस तरह से जो मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 395, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग, ठीक है। अभी बुक में आया नहीं है, ये सब धीरे धीरे आ जाएंगे, ठीक है। भारतीय गणराज्य के आधारभूत सिद्धांत एवं आदर्श, ठीक है। तो भारतीय गणराज्य के आधारभूत एवं सिद्धांत
एवं आदर्श जो है इसको भी हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये जो हम लोगों का संविधान के प्रीमेबल यानी प्रस्तावना में है। ये 5 शब्द भारतीय गणराज्य की प्रकृति को स्पष्ट करता है। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अर्थ क्या होता है यहाँ पर डिटेल से दिया हुआ है, थोड़ा सा है लेकिन संविधान में इसको देखने जाएंगे और भी विस्तृत रूप से। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। अब देखो यहाँ भारत की बात बोल रहा है, तुम लोग यहाँ राज्य मतलब एक राज्य स्टेट नहीं है, भारत एक राज्यों का संघ है और एक संपूर्ण प्रभुत्व है, सभी राज्यों से पूर्ण रूप से बना हुआ है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, इसका अर्थ क्या होता है? एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब भारत एक संपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है और वो किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है। तो यही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अर्थ। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अर्थ होता है कि भारत एक, हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र है और वो किसी भी विदेशी शक्तियों के नियंत्रण में वो नहीं है और किसी भी विदेशी शक्ति उसे अनचाहे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सरकार के संचालन में किसी भी प्रकार की कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो बेसिक तौर पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अर्थ होता है स्वतंत्र राष्ट्र जो किसी बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप में नहीं है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, समाजवादी राज्य, समाजवादी गणराज्य का उद्देश्य है लोगों की आय संबंधी असमानता को समाप्त करना। तो ये समाजवादी राज्य का अर्थ होता है कि जो आय संबंधी असमानता हमारे देश में है, इस प्रकार की असमानता को समाप्त करना। यह अपने समस्त नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन एवं संपत्ति का उचित वितरण सुनिश्चित करता है। समाजवादी राज्य के अंतर्गत देखो बताए हैं पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के समान वेतन। ये चीज़ मैंने तुम लोगों को पहले भी बता दिया था कि समान कार्य के लिए जो समान वेतन होता है, ये समाजवादी चीज़ उस चीज़ को बताता है कि वो किसी भी जाति संप्रदाय अथवा पुरुष एवं महिला वर्ग को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। इसमें श्रमिक वर्ग के पूंजीपतियों का शोषण बचाया जाता है। इसका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक समानता लाकर अमीरों और गरीबों के बीच के अंतर को समाप्त करना होता है। तो इसमें क्या था? बेसिक रूप से असमानता को समाप्त करना है। हम लोग जैसे ऊंच नीच, जैसे आदमी का एक कर्मचारी है तो कर्मचारी के आधार पे, या एक लेबर है तो लेबर के आधार पे आदमी को जैसे भेदभाव की दृष्टि से पेमेंट दिया जाती है। महिला है तो इसको कम पेमेंट, पुरुष है तो इसे अधिक पेमेंट। तो इस प्रकार के जो समानता है, इस समानता को समाप्त करने का उद्देश्य है समाजवादी गणराज्य का। ठीक है, बेसिक इसका क्या है? आय संबंधी असमानता को समाप्त करना। ठीक है, तो इसमें क्या है? पुरुष और महिलाओं के दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये खासकर श्रमिक वर्ग और पूंजीपतियों के बीच में जो शोषण होता है, पूंजीपतियों के द्वारा जो श्रमिक वर्ग को शोषण किया जाता है, इसको समाप्त करना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है। अब आया पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष जैसे हम पहले भी तुम लोगों को बता चुके हैं, पंथनिरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। भारत के सभी व्यक्ति इच्छा अनुसार किसी भी धर्म में जा सकते हैं, कोई भी धर्म मान सकते हैं तथा किसी भी धर्म का वो प्रचार अथवा उसके विस्तार के लिए वो प्रयास के लिए स्वतंत्र है। पंथनिरपेक्ष सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने की सहायक होती है और भारत के लोगों के बीच भ्रातृत्व की भावना संचार करती है। तो पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ही होता है धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, इच्छा अनुसार वो धर्म में जा सकता है, स्वतंत्र रूप से वो प्रचार कर सकता है अपने सुख शांति के लिए। ठीक है, अब देखो लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का अर्थ है कि ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा और जनता के लिए चुनी गई है। तो एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल, जो ये जो कहा गया है। ठीक है,
ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपल। ठीक है, ऐसी सरकार जो जनता की हो, जनता के लिए चुनी गई हो और जनता के द्वारा चुनी गई हो, ऐसे सरकार को हम लोग लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य का जो बेसिक अर्थ होता है, एक ऐसी सरकार जो जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी गई हो, उससे हम लोग लोकतंत्र या लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। लोकतंत्र एक नियमित अवधि के बाद प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। यह व्यवस्था शासकों और शासित के बीच प्रभावित संबंध स्थापित करते हैं। तो इसमें जो शासक वर्ग के होते हैं, जिसको हम लोग चुनते हैं, और शासित, जिस पर मतलब शासन किया जाता है, जैसे हम आम जनता पे शासन सरकार चलाती है, इसके बीच एक संबंध स्थापित करती है। अब देखो गणराज्य, तो लोकतांत्रिक राज्य का अर्थ समझ गए, एक ऐसी सरकार जो जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी गई हो, ऐसी सरकार को हम लोग लोकतांत्रिक सरकार या राज्य कहते हैं। अब देखो गणराज्य, गणराज्य अथवा गणतंत्र का अर्थ होता है भारत में वंश परंपरा से किसी साम्राज्य या साम्राज्य का शासन नहीं होगा। तो गणराज्य का एक ही अर्थ होता है, किसी भी वंश या परंपरा के आधार पर हमारे देश में शासन व्यवस्था नहीं होगा। भारतीय गणराज्य का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति का चुनाव संसद के चुने हुए सदस्य या राज्य विधानमंडल के चुने हुए सदस्यों के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। जैसे हम आज रात देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। हम लोग क्या करते हैं, राज्य स्तर में विधानसभा और विधान परिषद का आम जनता के द्वारा चुनते हैं। फिर सेंट्रल में संसद का जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जिसको हम लोग MP बोलते हैं, उसका हम लोग डायरेक्ट चयन करते हैं। और ये जो जितने भी विधानसभा के सदस्य होते हैं, और वहाँ पर दिल्ली में हम लोग दोनों संसद के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इन्हीं सभी लोगों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव, उन लोगों के द्वारा, डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट आम जनता का चुनाव आम जनता द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं। हम लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, यही लोग मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी भारत में वंश और परंपरा के आधार पे शासन नहीं होगा, इसका यही उद्देश्य है गणराज्य का। ठीक है, अब भारतीय गणराज्य के आदर्श, क्या क्या आदर्श हैं देखो। भारतीय गणराज्य का उद्देश्य अथवा आदर्श, पहला है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समानता, चौथा है भ्रातृत्व, जिसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित हो सके। तो आज हम लोग गणराज्य तक पढ़ेंगे, कल हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है।